मौर्य साम्राज्य भारत के 16 महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के समय में हुई और कालांतर में मगध ने समस्त उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले राजा और संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में पहला बड़ा साम्राज्य था जो मौर्य वंश द्वारा 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासित था। पहले मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन था। मगध अच्छा खासा शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके पड़ोसी राज्यों की आंखों का काटा। जब सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था तब चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने इस बारे में मगध साम्राज्य के सम्राट घनानंद को बताने की कोशिश की ताकि मगध साम्राज्य खत्म होने से बच सके। लेकिन सम्राट घनानंद ने उनकी बात को ठुकरा दिया और चाणक्य का अपमान किया। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि घनानंद को सबक सिखाना है और मगध साम्राज्य को एक अच्छा राजा दिलाना है। भारत छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त था। उस वक्त कुछ ही प्रमुख शासक जातियां थी जिसमें शाक्य और मौर्य का प्रभाव ज्यादा था। चंद्रगुप्त उसी गण प्रमुख का पुत्र था और बाल अवस्था में उसमें योद्धा के सारे गुण मौजूद थे। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण भी थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया। चाणक्य अच्छी तरह से राजनीति और राज्य के मामलों में निपुण थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को और सेना को तैयार किया और उन्हें नंद वंश को समाप्त करने में मदद की। इस प्रकार चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने आखिरी नंद शासक को उखाड़ दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जहां चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए और चाणक्य न्यायालय में मुख्यमंत्री बने। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और राजा अशोक थे। यह साम्राज्य राजा अशोक के तहत अपने चरम पर पहुंच गया। हालांकि सम्राट अशोक की मौत के तुरंत बाद यह शक्तिशाली साम्राज्य तेजी से गिरने लगा। तो दोस्तों, आज हम इसी साम्राज्य के बारे में और इसके राजाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के पहले संस्थापक थे। वे पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतः 324 ईसा पूर्व की मानी जाती है। उन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्राय 297 ईसा पूर्व में हुआ। बाद में 297 में उनके पुत्र बिंदुसार ने उनके साम्राज्य को संभाला। मौर्य साम्राज्य को इतिहास के सबसे सशक्त साम्राज्यों में से एक माना जाता है। अपने साम्राज्य के अंत में चंद्रगुप्त को तमिलनाडु और वर्तमान ओडिशा को छोड़कर सभी भारतीय उप महाद्वीपों पर शासन करने में सफलता भी मिली। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक और पश्चिम में पाकिस्तान से हिमालय और कश्मीर के उत्तरी भाग में फैला हुआ था। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को सबसे विशाल शासन माना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं किंग बिंदुसार। बहुत से भारतीय जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे, जबकि बिंदुसार अगले मौर्य शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इतिहास में प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक बिंदुसार के ही पुत्र थे। उन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया। बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। चाणक्य उनके समय में भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। तीसरे नंबर पर आते हैं सम्राट अशोक। अशोक मौर्य, जो साधारणतः अशोका और अशोका एक महान के नाम से जाने जाते हैं। सम्राट अशोक मौर्य राज्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। सम्राट अशोक भारत के महान शक्तिशाली समृद्ध सम्राटों में से एक थे। उन्होंने लगभग 41 सालों तक शासन किया। जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन,
इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 13 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की ही देन है। ये कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित है। त्रिमूर्ति सारनाथ, वाराणसी के बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रतिकृति है। सम्राट अशोक के बाद अगले 40 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारी शासन करते रहे। अशोक के बाद कुणाल राजा बने, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलौक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीवकों को दान में दे दी थी। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिना भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। अब हम बात करेंगे मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग तथा शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल, तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, चौथी समिति व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण एवं छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। हम बात करेंगे मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की। सेना संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 भागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथ से सुसज्जित सेना थी। अब हम बात करेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामणी तथा ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोण, मुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के धर्मस्थी एवं कंटक शोधन 2 अन्य प्रकार के न्यायालय भी हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे मौर्य वंश के पतन के बारे में। मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद आए अयोग्य उत्तराधिकारी थे। इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके समाप्त कर दी। इस साम्राज्य के पतन के अन्य कारण प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता आदि। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसमें लाइक और कमेंट्स कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल फैक्ट्स टर्बो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए